हेलो गाइज, वेलकम टू जैनिता क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने नीट के लिए नया सेशन स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे चैनल पर इसमें रेगुलर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन प्लस अदर एक्स्ट्रा नोट्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको हम रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब लेक्चर्स हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू, तो हम साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता होगा कि हमने लिविंग वर्ड चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो इसमें लगभग हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लिया है। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराता हूँ। हम लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आपने जो भी लेक्चर्स देख के कॉन्सेप्ट पढ़ें वे क्वेश्चन प्रैक्टिस होके क्लियर होते चले जाएं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को फटाफट अपने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट्स पे शेयर करिए ताकि आपके बाकी दोस्त भी आपके साथ जुड़ सकें, उन्हें बताइए। और हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यहाँ पर हमने मुहिम ही स्टार्ट की है ऐसे बच्चों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं और वे इतना पैसा एफर्ड नहीं कर सकते हैं कि वे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाएं। तो यहाँ पर हम उनको सब कुछ पढ़ाएंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ताकि नीट जैसे एग्ज़ाम को वो बिना पैसा खर्च किए भी क्रैक कर सकें, इसमें सफलता पा सकें। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। फिर चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर आगे। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि हम जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वे 90% एनसीईआरटी से होते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ये बात समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आपको ऊपर 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, थर्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फोर्थ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कौन कौन से पॉइंट ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कहे जाते हैं? तो हम जब आप एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। ये मेरी खुद की बुक की क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है सेल डिवीजन अकर्स। सेल डिवीजन होता है स्पेस इन प्लांट्स एंड स्पेस इन एनिमल्स। ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूसली, कॉमा ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ऑप्शन बी ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कॉमा कॉन्टिन्यूसली, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूसली, कॉमा नेवर एंड ऑप्शन डी वंस कॉमा ट्वाइस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होती है पूरी लाइफ होती है और लोकेलाइज्ड होती है, ठीक है। वह क्या होती है? लोकेलाइज्ड होती है। प्लांट के कुछ निश्चित ऑर्गन्स में ही ग्रोथ लगातार होती है, मोस्टली उनके इपेक्स वाले साइड में, उनका जो ऊपर का बढ़ता हुआ हिस्सा होता है वहाँ पे लगातार ग्रोथ होती है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ है एक निश्चित एज तक ही होती है। जैसे हम एडल्ट एज में पहुँचते हैं 18 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ऐसे ही हर एनिमल्स की एक निश्चित एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, बट उनके बॉडी में सेल डिवीजन नहीं रुकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर। सामान्यतया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? ऑप्शन ए म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते घटनाएं हैं। ऑप्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऑप्शन सी आइदर ए आर बी एंड ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या है? दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जनरली की बात हो जो सामान्यतया, तो जनरली हम किसके बीच में बात करेंगे? अपने बीच में बात करेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में जो भी लिखा गया है कॉलम सेकेंड में उनके रिप्रोडक्शन का तरीका लिखा गया है, उससे मैच कराइए। तो चलिए मैच कराते हैं। ऑप्शन ए है प्लेनेरिया, ठीक है।
पहले मैच कराते हैं। ए क्या है? प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। बी है फंगाई। तो फंगाई में एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं और फंगाई में फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ये आपने रिप्रोडक्शन में देखा था, जब ग्रोथ के बाद हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ दी गई थी। जो फंगाई होते हैं उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसे कोनिडिया कहते हैं और उसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। सी है ईस्ट। ईस्ट में क्या होती है? बडिंग होती है, इसको हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। डी है हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग होती है, मुकुलन होता है। ई है अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। एंड एफ है स्पीसीज प्लांटेरियम एंड सिस्टमा नेचर, एक बुक का नाम है जो कि लिनियस ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ए का फोर्थ, बी का सेकेंड और फिफ्थ, सी का थर्ड, डी का थर्ड, ई का फर्स्ट एंड एफ का सिक्स। क्योंकि हम इसके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें प्राणियों का कौन सा ऐसा सेट है जो कि सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन से ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है अर्थवार्म अमीबा फंगाई। ऑप्शन बी अर्थवार्म फंगाई बैक्टीरिया। ऑप्शन सी फंगाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस एंड ऑप्शन डी अमीबा हाइड्रा बैक्टीरिया। तो ए में जो अर्थवार्म है, अमीबा है, फंगाई है। तो फंगाई तो आप जो जानते हो कि फंगाई फ्रेगमेंटेशन करता है, साथ में सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। जबकि अर्थवार्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, मतलब मेल और फीमेल पेरेंट दोनों होते हैं। बी की बात करें तो अर्थवार्म है, फंगाई है, बैक्टीरिया है। यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, फंगाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। तीनों सभी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन से प्राणियों में जनन नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है? कौन से प्राणी प्रजनन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए म्यूल्स, ऑप्शन बी स्टेराइल वर्कर बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो म्यूल्स होते हैं और जो स्टेराइल वर्कर बीज होते हैं, दोनों में ही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। इसके बावजूद वे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। इसके बावजूद वे लिविंग होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथ में वहाँ पे आपने भी पढ़ा था इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी का ही देखो पॉइंट है और किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उपापचयी क्रियाएँ हैं, वे कहाँ पे होती हैं? ऑप्शन ए है इन आइसोलेटेड सेल्फ सिस्टम, अलग जो एक कोशिका मुक्त सिस्टम है वहाँ पे। बी इन लिविंग सिस्टम्स, जीवित जो कोशिकाएँ हैं उनमें होती हैं। सी बोथ ए एंड बी एंड डी आइदर ए और बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों में ही। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वे लिविंग सिस्टम में किसी सेल में भी हो सकते हैं और सेल फ्री सिस्टम में भी हो सकते हैं, मतलब लैब में विट्रो के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई आर। वे प्राणी कौन हैं जो कि स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, बाहर होने वाली घटनाओं को महसूस करते हैं और फिर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं? ऑप्शन ए यूकैरियोट्स ओनली, केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दोज विथ अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, या वे जिनमें बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक दोनों ही स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, दोनों में ही कॉन्शियसनेस होती है। इस वजह से कॉन्शियसनेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या क्या दिया गया है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द एबव फीचर्स आर जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ऊपर दिए गए कौन कौन से लक्षण क्या है? सामान्यतया जीवन के लक्षण है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण है। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन बी ऑल, ऑप्शन सी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब क्या हैं? जीवित प्राणियों के लक्षण हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू। वृद्धि जो होती है, विकास जो होता है, या कोई किसी भी जो
कोई भी जीवित प्राणी है उसका शरीर जो है वह कार्य करता है, वह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी होम्योस्टेटिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी एडाप्टेशंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? यह सम टोटल है सभी रिएक्शंस का, ठीक है, कुल रासायनिक अपक्रियाओं का योग है जो कि हमारे शरीर के अंदर घटती है, और उसके परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, हमारे शरीर में केमिकल्स का इधर उधर होता है। केमिकल्स कुछ शरीर के अंदर बनती हैं, कुछ टूटती हैं, इस वजह से ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट होता है, और केमिकल्स के रिएक्शंस की वजह से हमारा शरीर काम भी करता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन ओनली लिविंग बींग्स? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन केवल जीवित प्राणियों में पाया जाता है? ऑप्शन ए एटॉमिक, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर, ऑप्शन सी मेटा मिक्सचर एंड ऑप्शन डी सब सेलुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब सेलुलर। मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सब सेलुलर बोलते हैं। तो ए सब सेलुलर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, ऑर्गेनेल्स केवल सेल के अंदर ही पाई जाएंगी, और सेल से क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। बाकी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मिक्सचर क्या है? केमिस्ट्री वाले पॉइंट्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स आर। लिविंग बींग्स में ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए है सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। बी है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। आपको यहाँ पे ले चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है एटॉमिक, सबसे छोटा हिस्सा, मतलब भाई एटम्स, वहाँ पे केमिकल्स के एटम्स होते हैं, फिर एटम से क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल होता है, उससे बड़ा लेवल क्या होता है? सब सेलुलर होता है, जो कि ऑर्गेनेल्स का होता है। फिर ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, जो कि सेलुलर होता है। सेल्स की ग्रुप मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू का ग्रुप मिलके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन का ग्रुप मिलके ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। तो ये मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताया है, ठीक है। अगर आप अच्छे से लेक्चर को देखोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपको हम रेगुलर लेक्चर्स देंगे, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा साथ दीजिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, वी गारंटी इट। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन बिलो आर असर्शन रीजन। नीचे आपको असर्शन और रीजन दिया गया है। पॉइंट आउट इफ बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तब पॉइंट करिए जब दोनों सत्य हों और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट करेंगे बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सत्य हैं लेकिन रीजन जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट क्लिक करिए। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। तो थर्ड पॉइंट। अगर दोनों ही रॉन्ग है तो फोर्थ को क्लिक करिए। असर्शन है डेथ इज रिगार्डेड एज द मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ। मृत्यु को हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही नियंत्रित घटना है जो लगातार चलती रहती है पृथ्वी पर। रीजन है इट अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग काज्ड बाय कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो इसका रीजन सही है भाई, यह क्या करती है? लगातार रिप्रोडक्शन के कारण जो ओवर क्राउडिंग है इसको क्या करती है? खत्म करती है, और यह सही एक्सप्लेनेशन है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिगिंस एट। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए सेलुलर लेवल, ऑप्शन बी एटॉमिक लेवल, ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्मिक लेवल एंड ऑप्शन डी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A living organism can be exceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of its ability for। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित प्राणी है उसको आप एक्सेप्शनली अपवाद सहित अलग कर सकते हैं एक नॉन लिविंग थिंग से, उसकी किस क्षमता के आधार पर। तो ऑप्शन ए है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड ऑप्शन डी इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इनमें से किस ऑप्शन में आपको
एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है, मेल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है, म्यूल्स और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, इसके बावजूद ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो एक्सेप्शन वाला आंसर कौन होगा? ए होगा, रिप्रोडक्शन। लिनियस इवॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। लिनियस ने नॉमेनक्लेचर नामकरण की एक पद्धति दी, उसका विकास किया, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोनोमियल, ऑप्शन बी वर्नाक्यूलर, ऑप्शन सी बायोनोमियल एंड ऑप्शन डी पॉलिनोमियल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। विच वन इज द स्पीसीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि स्पीसीज को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है कार्निवोरा, ऑप्शन बी कैनिस, ऑप्शन सी फैमिलियरिस एंड ऑप्शन डी है कैनिस फैमिलियरिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैनिस फैमिलियरिस एक स्पीसीज है जिसको कहा जाता है कैट। अगला पॉइंट आता है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज अ साइंटिफिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम। बायोनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है वह डिफिकल्ट प्रतीत होती है हमें, ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है वह प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी लैटिन एंड ऑप्शन डी फ्रेंच। तो थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है वह लैटिन लैंग्वेज से आती है। किससे आती है? लैटिन लैंग्वेज से आती है। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, इसमें अब फ्यूचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए हम साइंटिफिक नेम के लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो करेक्ट सारे क्वेश्चन देखिए, जितने भी अभी तक आपने देखे सबके सब एनसीईआरटी वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, टू प्लांट्स आर टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड इफ। दो प्लांट टेक्सोनॉमिकली संबंधित होते हैं यदि। ऑप्शन ए, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वे कार्बोहाइड्रेट को एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल में स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी, बोथ ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। दोनों क्या है? एनर्जी जो है वह एटीपी को एडीपी में हाइड्रोलिसिस करके तोड़ करके प्राप्त करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट से। तो हम बी को नहीं बोल सकते, ठीक है, बी ऐसा कोई कहना है। सारे के सारे प्लांट्स में जो एनर्जी है वह एटीपी को एडीपी में हाइड्रोलिसिस करके और इनऑर्गेनिक फास्फेट से ही प्राप्त होती है, तो इसलिए बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सी, बोथ हैव सिमिलरली लोब्ड पाल्मेट लिप्स, दोनों में एक जैसी पाल्मेट लिप्स होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इस तरह की कैरेक्टर होती हैं। डी, बोथ है पाइनेटली वेंड लिप्स, दोनों में पाइनेटली वेंड लिप्स होती हैं, ठीक है, ये भी सत्य आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों जब कार्बोहाइड्रेट को एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल में स्टोर करती हैं तो हम कहेंगे टेक्सोनॉमिकली ये क्या है? सिमिलर है, टेक्सोनॉमिकली सिमिलर। अगला क्वेश्चन, हमने कितना देखा है अभी तक? अभी में यही दिखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंकीज। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स, पौधों या जानवरों का, प्राणियों का एक समूह जिसमें एक ही प्रकार के लक्षण हो, ठीक है, और वे किसी भी रैंक की हों, वे किसी भी रैंक की हों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन डी टैक्सॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टैक्सॉन, क्योंकि किसी भी रैंक की बात की गई, किसी रैंक के होंगे तो क्या होंगे? कहलाएंगे टैक्सॉन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक नाम दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, नहीं, गलत है। बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, एक साइंटिफिक नेम हो जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक जीनस हो, दूसरा क्या हो? स्पेसिफिक एपिथेट हो, यही सही है। सी क्या है? टू नेम्स वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन, गलत है कि एक लैटिन में हो दूसरा एक आदमी का हो। डी क्या है? टू नेम्स वन साइंटिफिक अदर लोकल, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अगला क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज। सबसे छोटी इकाई क्या है क्लासिफिकेशन की? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी वेराइटी।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीसीज। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, टेक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डी कैंडोले, ऑप्शन सी हुकर, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज लिनियस। अगला क्वेश्चन है, अ साइंटिस्ट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ वेरिएशंस, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन along with क्लासिफिकेशन इन नोन एज। ऐसा वैज्ञानिक जो कि स्टडी ऑफ वेरिएशंस देखती है, भिन्नताओं का अध्ययन करता है, इवोल्यूशन का अध्ययन करता है, साथ ही साथ ओरिजिन की भी बात करता है क्लासिफिकेशन में, वैसे साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्लासिकल टेक्सोनॉमिस्ट। उसे क्या करते हैं हम? क्लासिकल टेक्सोनॉमिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वह किस पर आधारित था? ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी एम्ब्रायोलॉजी एंड ऑप्शन डी साइटोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी। बाहर से देखने में कोई प्राणी कैसा है उसके आधार पर लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। फर्स्ट एक्ट इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में पहला काम क्या होता है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी नेमिंग एंड ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन। पहला काम होता है प्राणी को पहचानना, आप उसे ठीक ठीक पहचानो। जब पहचान लेते हैं फिर क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। फिर जब नाम रख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस ग्रुप में सही से सेटल हो रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप्स इज। वह टेक्सोनॉमी जो कि जेनेटिक रिलेशनशिप पे आधारित होती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब उनके अनुवांशिक संबंधों पे आधारित होती है। करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। क्या है? एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे प्राणियों का समूह जो क्या है? इंटरब्रीडिंग है, अंतर क्या करते हैं? अंतर जनन कर लेते हैं, बच्चे एक दूसरे के बीच में ही पैदा कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरब्रीडिंग कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इंटरब्रीडिंग है? तो चलिए आपके सामने ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन ए है जीनस, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड ऑप्शन डी स्पीसीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। स्पीसीज जो होते हैं वे क्या होते हैं? इंटरब्रीडिंग होते हैं। स्पीसीज इंटरब्रीडिंग होते हैं। अ टैक्सॉन इज, एक टैक्सॉन क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिलीज रिलेटेड एक दूसरे से संबंध रखने वाली फैमिलीज का क्या है? समूह है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक प्रकार का जीवित प्राणी है। एंड ऑप्शन डी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो हम बोलेंगे टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। किसी भी रैंकिंग का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है उसे टैक्सॉन कहते हैं। ब्रांच कनेक्टेड विथ नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज। साइंस की वह शाखा जो कि नॉमेनक्लेचर नामकरण, आइडेंटिफिकेशन पहचान और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण सभी से संबंध रखती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी एंड ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस क्या होता है? चलिए देखते हैं। स्पीसीज, जीनस, ठीक है, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। ये क्या है? करेक्ट आंसर है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब इन्होंने क्या किया? ऑर्डर के बीच में ट्राइब लिया दिए तो ट्राइब भी ठीक है। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर के बाद क्लास, फिर डिवीजन या फाइलम, फिर किंगडम आता है। तो किंगडम तक गए ही नहीं हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन करने से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो मैंने बोला था कि आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल लिविंग वर्क पे आपको मैं 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ प्रैक्टिस। लिविंग वर्क चैप्टर पे आपको मैं 120 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ।
तो आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आपको लगातार 33 क्वेश्चन का मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी आपको लेक्चर भी एक मिलेगा साथ में आज इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ तो फटाफट अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लगातार काम करते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।